तो आज हमें शुरू करना है चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने ये पढ़ना है कि 1950 से लेकर 1991 तक के दौरान जो भी हमारे देश में घटनाएं घटी वो क्या थी, उस पर पूरा ये चैप्टर आधारित है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इकोनॉमिक सिस्टम्स जो होते हैं बच्चों, वो होते हैं मोटे मोटे दो प्रकार के। एक को बोलते हैं कैपिटलिस्ट और दूसरे को बोलते हैं सोशलिस्ट। एक को बोलते हैं कैपिटलिस्ट और एक को बोलते हैं सोशलिस्ट। अब नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे एक लिखा है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का मतलब होता है कि यहां पर इस इकोनॉमी के अंदर हमें समाज की भलाई करनी है, हमें जो लोग हैं उनके बारे में सोचना है। एक लिखा है हाई कंपटीशन। हाई कंपटीशन का मतलब होता है कि जो प्रोड्यूसर फर्म्स होते हैं, या समझ लो जो फर्म्स होते हैं, उनके बीच में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव का मतलब कि यहां पर ऑब्जेक्टिव जो होता है फर्म्स का वो ज्यादा पैसे कमाने का, प्रॉफिट कमाने का होता है। प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट ओनरशिप का मतलब कि यहां पर ज्यादातर रिसोर्सेज का कंट्रोल प्राइवेट फर्म्स या प्राइवेट लोगों के पास होता है। कंज्यूमर सोवरेनिटी। इसका मतलब होता है कि यहां पर कंज्यूमर जो है वो भगवान के बराबर माना जाता है, उसको कंज्यूमर इज किंग की तरह से देखते हैं। रोल ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है कि यहां पर गवर्नमेंट यानी कि स्टेट जो है उसका रोल काफी ज्यादा होता है। पब्लिक ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है कि यहां पर रिसोर्सेज या यहां पर जो भी प्रॉपर्टी है वो स्टेट ओन करती है। स्टेट मतलब आप समझ लो गवर्नमेंट या सरकार ओन करती है। प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब होता है कि यहां पर डिमांड और सप्लाई की मदद से प्राइजेस निकाले जाते हैं, जो मार्केट फोर्सेस के जरिए निकलते हैं। तो ये कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, हमें बस ये पता होना चाहिए कि कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम में कौन सा फीचर अप्लाई होता है। तो फटाफट से आपके साथ गेम शुरू कर लूं अब मैं? हाँ सर, गेम शुरू कर लो। तो वन बाय वन अब आंसर देना। अब बताओ सोशल वेलफेयर, पहला ये गोला कौन से इकोनॉमिक सिस्टम का फीचर है? हाँ, वेरी गुड, सोशलिस्ट। ठीक है, सही हो गया। तो ये बच्चों ने सही बताया। उसके बाद बताओ प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप किसका फीचर है? हाँ, ये भी सबने सही बताया, कैपिटलिस्ट का। उसके बाद बताओ कंज्यूमर सोवरेनिटी, ये किसका फीचर है? कंज्यूमर सोवरेनिटी, हाँ वेरी गुड। एक बच्चे ने गलत बताया, कंज्यूमर इज किंग, ये भी कैपिटलिस्ट का फीचर होता है। कंज्यूमर भगवान है, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर होता है। उसके बाद बताओ हाई कंपटीशन। हाई कंपटीशन, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है फर्म्स के बीच में, हाई कंपटीशन। हाँ वेरी गुड, ये सबने सही बताया, कैपिटलिस्ट। उसके बाद पब्लिक ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। पब्लिक ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी जो है वो स्टेट ओन करती है, सरकार ओन करती है। सही, सोशलिस्ट। उसके बाद प्राइस मैकेनिज्म, यानी कि डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से प्राइस डिटरमाइन होगा। प्राइस मैकेनिज्म वो किसका फीचर है? सही, तो इसका मतलब बच्चों को याद है, कैपिटलिस्ट का फीचर होता है। और इसके बाद बताओ प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट का मोटिव ये किसका फीचर होता है? हाँ सही, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ये भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर होता है। तो देख रहे हो। और रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का रोल। रोल ऑफ गवर्नमेंट कहां पर होता है, किसमें ज्यादा होता है? यस, हाँ, सोशलिस्ट। ठीक है ना। तो इस फन एक्टिविटी से आपको खुद ही याद आ गया
कि कौन सी इकोनॉमी में क्या फीचर होते हैं, तो हमें पता चल गई कि बात कि कौन सी इकोनॉमी में क्या फीचर होते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, आजाद हुआ भारत देश, हमारा प्यारा भारत देश, तो हमारे पास चॉइस थी कि या तो हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन जाएं। अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन जाते तो हमारा मोटिव रहता प्रॉफिट कमाने का, हमारे यहां कंज्यूमर ही भगवान रहता और हमारे देश में सरकार का कोई रोल ना होता। तो ऐसा माना गया कि भारत जैसे इतने विशालकाय देश में अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे और जहां पर ज्यादातर मेजॉरिटी अभी जनता जो है वो गरीब है या मिडिल क्लास है, तो वो ठीक नहीं है। तो इसीलिए भारत ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनना चूज नहीं करा। फिर भारत के पास ऑप्शन था कि वो सोशलिस्ट इकोनॉमी बन जाए पूरी तरह से। तो अगर भारत सोशलिस्ट इकोनॉमी बनता तो वहां पे सरकार का पूरा कंट्रोल होता, वहां पे पब्लिक ओनरशिप रहती प्रॉपर्टी की और वहां पे सोशल वेलफेयर रहता। लेकिन भारत जैसे इतने गरीब देश में उस समय आजादी के टाइम पर हम अगर सारा ही कंट्रोल सरकार को दे देते तो हम उतना प्रॉफिट भी ना कमा पाते और हमारी इकोनॉमी ग्रो ना कर पाती। तो इसीलिए हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी बनने का भी नहीं सोचा। तो फाइनली सब कुछ इवैल्यूएट करने के बाद भारत के जो पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, तो उन्होंने ये डिसाइड करा कि भारत एक सिस्टम एडॉप्ट करेगा जिसे बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि इसके अंदर हर प्रकार का ही फीचर मिलेगा। थोड़े से गुण कैपिटलिस्ट के भी होंगे, थोड़े से गुण सोशलिस्ट के भी होंगे। तो इंडिया फाइनली एडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी। हां, अब पहले इसका थम्स अप भेजो इतने पॉइंट का कि ये पहली स्लाइड पूरी क्लियर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। एक बच्ची ने पूछा कि प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, या प्राइस मैकेनिज्म पर चर्चा 2 मिनट की बता देते हैं। बच्चों, जब आप छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, आज से 5-6 साल पहले जब आप क्लास 11th में थे, याद करो, तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा करते थे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर था यूनिट 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें आप सीखते थे कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, दाम कैसे निकलते हैं। तो टीचर ने सिखाया था कि जहां पर मार्केट का सप्लाई और मार्केट का डिमांड इंटरसेक्ट कर जाए, उस प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। तो प्राइस मैकेनिज्म का मतलब वही होता है कि प्राइस जो है कोई डिसाइड नहीं करता, प्राइस अपने आप डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से अपने आप निकल जाते हैं। तो इसको बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है जी, प्राइस मैकेनिज्म ओके, ओके, ठीक है, ओके जी, ओके, ठीक है। तो भारत ने चुन लिया अब मिक्स्ड इकोनॉमी बनना। अब बच्चों बात करेंगे, भारत मिक्स्ड इकोनॉमी तो बन गया, तो सबसे पहली कहानी शुरू हुई इकोनॉमिक प्लानिंग की। इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है ना, प्लानिंग हम सब करते हैं, आप करते हैं, मैं करते हैं, हर व्यक्ति प्लानिंग करता है ना। कई बच्चे रोज रजिस्टर के पीछे एक नई प्लानिंग करते होंगे, वो भी प्लानिंग है। तो इसी तरह भारत ने भी अपनी इकोनॉमी की प्लानिंग करनी थी। ठीक है जी। तो इस पूरी प्लानिंग के जो सबसे बड़े सूत्रधार थे वो थे प्रोफेसर पीसी महालानोबिस। तो इनका नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज है भारत की हिस्ट्री में इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब इकोनॉमिक प्लानिंग करना क्यों जरूरी था, या इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो 5 बातें इसमें याद रखनी है। 5 बातें। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का, चाहे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मतलब हर प्रकार का सामाजिक या आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव था प्लानिंग का कि देश में जो इतनी गरीबी है उसे कम करना है। तीसरा ऑब्जेक्टिव था
कि भारत देश में नया कैपिटल फॉर्मेशन हो। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब होता है नया निवेश हो, इन्वेस्टमेंट्स हो नए नए। चौथा, हम अपने रिसोर्सेस को, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस को ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करें, यानी हमारे इतने बड़े भारत प्यारे देश के अंदर इतने सारे रिसोर्सेज हैं तो कहीं वेस्ट ना हो जाएं, उन्हें हमें अच्छे से ऑप्टिमम यूज करना है। और पांचवा, हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखना, हमें प्रमोट करना है सोशल इंटरेस्ट, क्योंकि भारत जो है कहीं ना कहीं एक सोशलिस्ट इकोनॉमी का भी फीचर रखता है। तो हमारी प्लानिंग का पार्ट था कि हमें समाज की भलाई करनी है, किसी इंडिविजुअल की नहीं सोचनी। तो ये 5 बातें जो थी, ये मोटे मोटे समझ लो ऑब्जेक्टिव्स थे इकोनॉमिक प्लानिंग के। तो अब इकोनॉमिक प्लानिंग के नाम का थम्स अप भेजो कि 5 ऑब्जेक्टिव ये क्लियर। ओके, क्लियर, ठीक है, तो सबने कह दिया वेरी गुड। फिर इसके बाद 2 छुटमुट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो है, अब ये आपसे पूछा जाएगा सवाल, केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, बताएंगे बच्चे? वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल एग्जैक्ट डेट भी बता दी, 26 जनवरी 1950। वेरी गुड। तो प्लानिंग कमीशन जो है बच्चों वो आया था सबसे पहले 1950 में 26 जनवरी को। तो उसी के बाद से फिर 1951 से 5-5 साल के प्लान्स बनने स्टार्ट हो गए। और अब बताएंगे बच्चे फर्स्ट चेयरमैन, पहले चेयरमैन। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल सही। तो 2 नंबर ये पक्के, ये कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछ लेगा 1-1 नंबर का, तो 2 नंबर ये पक्के हो गए। ठीक है, तो ये प्लानिंग कमीशन चलता रहा। प्लानिंग कमीशन की अप्रोच होती है बच्चों टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन का मतलब होता है ऊपर से नीचे, तो ऊपर से ऑर्डर आएगा जो नीचे वाले फॉलो कर लेते हैं, टॉप डाउन अप्रोच। फिर करते बताओ कब आ गया नीति आयोग? हाँ, वेरी गुड, क्या बात है, सब रट के बैठे हैं बच्चे। 1 जनवरी 2015। वेरी गुड। तो 1 जनवरी 2015 से आ गया नीति आयोग। ठीक है जी। और इसकी अप्रोच होती है बॉटम अप अप्रोच। तो निचले स्तर से शुरू होता है, सबसे नीचे से शुरू होती है बात, नीचे वाला अपने ऊपर तक पहुंचाता है, ऊपर वाला ऊपर तक, तो इसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस था इसमें और इसमें, ये ज्यादा बेहतर होता है, बॉटम अप अप्रोच ज्यादा बेहतर होती है क्योंकि ये अथॉरिटेटिव कम होती है। टॉप अप में क्या होता है, ऊपर वाला आदेश दे देता है सबको फॉलो करना है, इसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है, नीचे वाले से शुरू होती है बात, तो नीचे वाला पहले ही इन्वॉल्व रहता है। अच्छा, फिर बताओ इसमें चेयरपर्सन कौन होता है, नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है? हाँ, वेरी गुड, प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल सही। तो नीति आयोग का जो चेयरपर्सन होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना। तो ये कुछ छुटमुट बातें हैं जो प्लानिंग और प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग से रिलेटेड है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब फिर कहानी आगे बढ़ी और कहानी पहुंच गई सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, जिसका नाम है कि गोल्स क्या हैं प्लानिंग के। प्लानिंग के गोल्स क्या हैं? तो बताओ बच्चों, प्लानिंग के कितने गोल्स होते हैं? प्लानिंग के कितने गोल्स होते हैं? तो कौन कौन बच्चा बताएगा प्लानिंग के कितने गोल्स होते हैं? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो वैसे 5 होते हैं, मतलब 5 होते हैं, लेकिन हमारे लिए 4 हैं, मतलब हमें चर्चा करनी है 4 की, हमें मेन चर्चा करनी है 4 की।
ठीक है ना, और ये 4 ही लिखने हैं एग्जाम में। अच्छा, अब इकोनॉमिक ग्रोथ मैं 1 बाय 1 सिखाऊंगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, बस ध्यान से सुनना। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब यह है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो ग्रो करे, है ना, ये तो सिंपल मीनिंग है। लेकिन एग्जाम के अंदर जो हमें कीवर्ड्स लिखने हैं, मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या, तो इसका मतलब होता है, असली मतलब यह है कि ए सस्टेन्ड राइज इन रियल आउटपुट। सीधी बात ये कि देश का जो रियल आउटपुट है, मतलब आउटपुट समझ लो आप, जो आउटपुट है वो कॉन्टिन्यूअसली बढ़ना चाहिए। ए सस्टेन्ड राइज इन रियल आउटपुट। तो प्लानिंग का पहला गोल, पहला उद्देश्य ये था कि भाई अब हम आजाद हो गए हैं, 1947 में हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अब देश को आगे लेके जाना है, तो हमको प्लान करना है। तो प्लान का पहला गोल ये है कि हमारे आउटपुट में लगातार वृद्धि होती रहे, सस्टेन्ड राइज इन रियल आउटपुट। अच्छा, मैं आपको एक नजरिया देता हूं, ठीक है। अब कई बच्चे सोचते हैं सर ये सब क्या, ये हम रट रहे हैं, रटना पड़ेगा, कितना कुछ है। अब आप ऐसे सोचते हो इसको एक सब्जेक्ट की तरह, इसलिए फीलिंग आती है। आप ये सोचो हम अपने देश के बारे में पढ़ रहे हैं, अपनी बात हो रही है, अपने घर के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके लिए रटना नहीं पड़ेगा, फिर आपकी अप्रोच चेंज हो जाएगी। अपने देश के बारे में जानने में तो इंटरेस्ट आता है, जैसे हम अपने घर की स्टोरीज बताते हैं, तो हमें रटना थोड़ी ना पड़ता है, हमें पता होता है ये हुआ था हमारे साथ 5 साल पहले, हमारे साथ ये हुआ था, आज हम यहां हैं, हमारी फ्यूचर प्लानिंग ये होगी। तो ये हम अपने देश की बात कर रहे हैं। तो आप इस पूरे सब्जेक्ट को कभी भी ये मत समझना कि अच्छा एक नया चैप्टर आ गया, ये पॉइंट रटने हैं। आप चैप्टर खोलना, सोचना आज देश के बारे में कुछ नया जानने को मिलेगा, तो ऐसे सोचो, तो आपका अपने आप इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और याद करने में आसानी होगी। हाँ, फिर है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या? इक्विटी का मतलब ये कि भाई जो ग्रोथ का फायदा मिले, यानी बेनिफिट ऑफ ग्रोथ, जो ग्रोथ का फायदा मिले वो सबके बीच बटे। बेनिफिट ऑफ ग्रोथ शेयर्ड बाय ऑल। मतलब इसमें एग्जैक्ट कीवर्ड्स लिख रहा हूं मैं ऑरेंज कलर से, वो है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस। ये एग्जाम में जरूर लिखना, बाकी अपनी भाषा में कुछ भी लिख देना। इसका मतलब यह है, इक्विटी का मतलब यह है कि जो हमने इस ग्रोथ की बात करी, उस ग्रोथ का फायदा सबको मिले, सभी वर्गों के लोगों को मिले। ऐसा ना हो कि अमीर तो अमीर हो गया और गरीब बेचारा गरीब रह गया। तो बेनिफिट जो है ग्रोथ का वो सबके बीच बंटना चाहिए। इस चीज को बोलते हैं डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय भी हो। ऐसा ना हो कि समाज का एक वर्ग पीछे छूट जाए और बाकी सब आगे निकल जाए, तो फिर वो फायदा नहीं है डेवलपमेंट का। तो इक्विटी फोकस करता है इस चीज पर। हाँ, उसके बाद है सेल्फ रिलायंस। तो सेल्फ रिलायंस तो आज भी चल रहा है कि भाई इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा क्या कम करो, इंपोर्ट्स कम करो, बस। ये तो सीधा मुद्दे की बात ये कहता है कि भाई सेल्फ रिलायंट बनना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो हमें बाहर के ज्यादा देशों से सामान खरीदने की जरूरत नहीं है कोई भी, हम सेल्फ रिलायंट हैं। तो इस गोल का मतलब हो गया सेल्फ रिलायंस, अपने आप पर निर्भर रहना है। और मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का मतलब है 2 बातें, इसके अंदर 2 चीजें आती हैं कि हमें नई नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। जो आज मार्केट में नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, बेहतर टेक्नोलॉजी आई हैं, हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए, हमें मॉडर्न बनना चाहिए, तो न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। और अपने सामाजिक दृष्टिकोण को बदलना चाहिए, यानी चेंज इन सोशल आउटलुक।
ठीक है ना, जो खासकर फोकस करता है महिला सशक्तिकरण पर, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट पर बेसिकली, कि ऐसा ना हो कि कन्या को स्कूल नहीं भेजा जा रहा या कन्याओं की जल्दी शादी करवा दी, तो ऐसी सोच हमें बदलनी पड़ेगी, तो हमें मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो अब देखो कि प्लानिंग के जो 4 मेन गोल्स थे वो आपको समझ आए कि नहीं। तो इस पेज का थम्स अप भेजो। ओके, ठीक है, क्लियर, चलो परफेक्ट, ठीक है ना। तो अपने प्यारे भारत देश की बात कर रहे हैं हम, तो हमें रटने की जरूरत नहीं, ये हमारे अपने गोल्स हैं, हमारे देश के प्लानिंग के 4 मेन गोल्स हैं। अच्छा, इसके बाद सर, इसके बाद क्या बात करेंगे अब हम सीखेंगे और पढ़ेंगे कि कैसे हमने अगले 40 साल तक, यानी आजादी के बाद से लेकर लगभग अगले 40 साल तक, 1991 तक, क्योंकि उसके बाद तो आपको पता ही है एक अलग ही क्रांति आ गई थी, तो वो तो आगे के चैप्टर में पढ़ना है। तो ये जो 40 साल थे, ये जो हमने प्लानिंग करी इन 40 सालों में, तो उसमें हमने कुछ पाया, कुछ हमारी अचीवमेंट्स हैं और उसमें हमारी कुछ फेलियर्स भी हैं। तो एग्जाम में दोनों में से कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है, या तो पूछ लेगा बताओ क्या अचीवमेंट्स है, या पूछ लेगा बताओ क्या फेलियर्स हैं। तो अगर हम अचीवमेंट की बात करेंगे ब्रीफली, तो बहुत ही सिंपल भाषा में यहां लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारे देश का वो हुआ। हमने सोचा था कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए, वो भी बढ़ा। हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो इंप्रूव हुआ, क्योंकि वो हमें पता ही है 1966-67 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया था, तो उसने एग्रीकल्चरल सेक्टर को काफी बेहतर बना दिया था। हमारे देश में कुछ कुछ सेक्टर्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी कुछ कुछ जगह, हालांकि ये पॉइंट ग्रे एरिया में है। ग्रे एरिया का मतलब है कि ऐसा मैं सफेद नहीं बोल सकता कि भाई ये तो पक्की अचीवमेंट है, एम्प्लॉयमेंट पूरे देश में बढ़ गई ना, क्योंकि इसका ब्लैक पार्ट इधर भी है। इधर हम कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस भी हुआ। तो इन 40 सालों में पूरी की तरह हम बोल दें एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, ऐसा नहीं था। हां, कुछ सेक्टर में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ थोड़ा सा बढ़ा था। तो अगर अचीवमेंट का क्वेश्चन आएगा तो वहां पर ये पॉइंट बना के लिख देंगे, फेलियर का क्वेश्चन आएगा तो वहां पर ये पॉइंट बना के लिख देंगे, तो वो तो हमारे हाथ में है। अच्छा, और क्या अचीवमेंट्स हुई प्लानिंग की? हमने सोचा था कि हम इंपोर्ट्स कम करेंगे और सेल्फ रिलायंट बनेंगे, तो हम बने, ये भी हुआ। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ इन 40 सालों में, ये भी अचीवमेंट। और हमारा सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंप्रूव हुआ इन 40 सालों में। तो यानी अचीवमेंट्स जो हैं हमारे प्लानिंग वाले इस दौर की 40 सालों की अच्छी अचीवमेंट्स हैं, जिनमें हम कोई भी अच्छी अचीवमेंट्स लिख सकते हैं एग्जाम में। इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ा, हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर इंप्रूव हुआ, एम्प्लॉयमेंट कुछ सेक्टरों में बढ़ा, सेल्फ रिलायंस भी हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ काफी अच्छा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हुआ। तो अचीवमेंट्स के नाम का थम्स अप हमारी अचीवमेंट्स हैं। ओके, ठीक है। तो हर दीपक तले या उजाला तले अंधेरा भी होता है। तो इसी तरह प्लानिंग के जो ये अचीवमेंट्स हमने देखे पढ़े, इनके साथ साथ कुछ फेलियर्स भी थे, यानी कि जो हमने सोचा था, जो हमने प्लान्स बनाए थे वो नहीं चले और हमारा देश उसमें फेल हो गया। तो क्या थे फेलियर्स प्लानिंग के? पहला तो यही अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, क्योंकि इन 40 सालों में मेजॉरिटी अभी भी एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वॉल्व थी, और जिसमें से बहुत से कैजुअल लेबर्स हुआ करते थे या सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हुआ करते थे, जो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयड ही रहा करते थे। तो हमारे देश में ओवरऑल जो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है वो बना हुआ था। दूसरा सबसे बड़ा फेलियर, और जो वाकई में है, हमने प्लान करा था
कि हम पॉवर्टी कम करेंगे, तो पॉवर्टी कम हुई नहीं, जिस हिसाब से प्लानिंग थी उस हिसाब से पॉवर्टी कम हुई नहीं, तो ये एक फेलियर था। इसके अलावा दो बड़े मेजर फेलियर 1991 तक पहुंचते पहुंचते हो चुके थे, वो ये कि इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज काफी बढ़ चुकी थी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मतलब अमीर जो है बहुत अमीर हो गया, गरीब जो है बहुत गरीब हो गया, तो आर्थिक इनइक्वालिटी तो बढ़ चुकी थी और सोशल इनइक्वालिटी भी बढ़ चुकी थी। कुछ सेक्टर या कुछ समाज के वर्ग काफी ग्रो कर चुके थे और समाज के कुछ वर्ग बहुत पीछे रह चुके थे, तो सोशल इनइक्वालिटी भी बहुत बढ़ चुकी थी, तो ये भी एक मेन फेलियर था। और महंगाई, इसकी तो बात ही मत करो, ये तो हमें पता ही है कि 1991 तक प्राइसेस जो हैं कितने बढ़ चुके थे चीजों के, और ओवरऑल इन्फ्लेशन जो था वो हमारे देश में काफी बढ़ चुका था, तो ये भी एक हमारी प्लानिंग का ही फेलियर था। ठीक है, तो अब बताओ फेलियर क्लियर, पूरा पेज क्लियर? ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है कि इसका जो डेटा है क्या वो हमें रटना है? तो डेटा आपको एज सच रटना नहीं है जबरदस्ती की पहले हाथ रखा पढ़ा फिर ऊपर आसमान में देख के बोल के रटना है, नहीं। एक बार गो थ्रू कर लो, 4 5 10 रीडिंग्स में गो थ्रू करते करते अपने आप याद हो जाएगा, और जब हम छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें अपने आप माइंड में क्लिक कर जाता है। और ना भी क्लिक करे, मैं तो कह रहा हूं एग्जाम में, तो कोई जरूरत नहीं है डेटा कोट करने की, याद आ जाए तो लिख देंगे, नहीं याद आए तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बच्ची पूछ रही है सर सोशल इनइक्वालिटीज से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हुआ? ठीक है, तो एक बार ये देख लेते हैं कि इकोनॉमिक या सोशल इनइक्वालिटीज जो होती हैं वो क्या है, और हम इधर कह रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ तो ये क्या है। ठीक है जी, भाई मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो, अब मैं ये रब कर देता हूं, मान लो बच्चों 1950 के अंदर हमारे देश का जो आउटपुट था, ऐसी मनगढ़ंत लिख रहा हूं, मान लो था 100 रुपए का, या 100 डब्बे मान लो, कुछ भी मान लो, 100 मान लो, ठीक है। और वो करते 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 1990 तक पहुंचते पहुंचते देश का जो आउटपुट है या जीडीपी कह लो, वो बढ़कर हो गया 500 रुपए। ठीक है जी, तो अब पहले ये बताओ कि ओवर अ पीरियड ऑफ 40 इयर्स क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, यस कि नो? बताओ, पहले बताओ, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हुई? क्या जीडीपी बढ़ा? यस, है ना, बढ़ा। तो ये तो हो गया, अचीवमेंट हो गई, अचीवमेंट हो गई, बच्चे नाचना शुरू कर रहे हैं, अचीवमेंट हो गई। ठीक है, जीडीपी बढ़ चुका है, ये हमारी अचीवमेंट हो गई। ठीक है, अब इसको हम नहीं चेंज करेंगे। अब मैं आपको सच्चाई का आईना दिखाता हूं, अब मैं आपको मिरर दिखाने वाला हूं। अब देखो ध्यान से, ये जो पहले जीडीपी था देश का 100, इसे ऐसे मान लो, इसमें रिच सेक्शन का पार्ट था 40 और गरीबों का पार्ट था 60। तो ज्यादा भेदभाव नहीं था, ज्यादा इनइक्वालिटी नहीं थी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं थी। ठीक है जी, अमीर गरीब जो थे उसमें गरीब को, पुअर को 60 था और रिच को 40 था, ज्यादा इनइक्वालिटी नहीं थी। और अब आज जब हम 500 पर पहुंच चुके हैं, तो अब इसमें रिच का हिस्सा है 499 और पुअर का हिस्सा है 1। अब देखो, आंखों में आंसू आए तो थम्स अप भेजना, आंखों में आंसू आए, बोलो। हां, तो बच्चों अब देखो और समझो, यहां पर इनइक्वालिटी कितनी जबरदस्त है। अमीर जो है, रिच जो है, उसका शेयर है 499 और गरीब का है सिर्फ 1। तो इसका मतलब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, इसका मतलब बहुत ज्यादा भेदभाव है, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। हां,
लेकिन जब मैंने इसी डेटा को दिखाया तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई ना। तो अब आप लिंक कर पा रहे हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो है, लेकिन साथ ही साथ फेलियर क्या है? फेलियर ये है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी है। रिच तो बहुत रिच हो गया और गरीब गरीब हो गया। समझ आया ये पॉइंट? तो भेजो थम्स अप। हां, बिल्कुल, इसको बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी कह सकते हो। ठीक है, चलो, वेरी गुड, क्लियर, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसा हो सकता है कि इनइक्वालिटी भी हो गई, फेलियर तो वो है, और ग्रोथ बढ़ गया या जीडीपी बढ़ गया तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो गई, तो ये अचीवमेंट हो गई। चलो ठीक है सर। अब हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में सारी डिटेल, कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है देश में उन बीते 40 सालों में क्या हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है बच्चों। पहला तो ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल क्या है ना, मतलब इसका, इस सेक्टर का हमारी इकोनॉमी में रोल क्या है, भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना। तो एक हर चीज का एक रोल होता है ना, तो इसका रोल क्या है? जैसे एक मूवी चल रही है, मूवी में कोई किरदार आया तो उसका रोल क्या है? भाई ये रोल है। फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? भाई ये जो किरदार आया इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कि सर ये लंबा चौड़ा बिल्कुल हीरो लग रहा है, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, समस्याएं, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो ऐसा तो है नहीं कि दुनिया का सबसे बेस्ट था, तो उसमें कुछ समस्याएं भी थी। वो क्या थी? अब समस्याएं थी तो उसके समाधान भी होंगे, तो वो पॉलिसीज मतलब कि हमने प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या समाधान यानी सॉल्यूशंस ढूंढे। तो एक एक करके देख लेते हैं। देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर का हमारी इकोनॉमी में क्या रोल है? बहुत ही सिंपल है, फिर से बोल रहा हूं, रटने की कोशिश मत करना, आपको आप ही के देश की बात बता रहा हूं। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करती है, पहली चीज। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत से लोगों के लिए इनकम कमाने का एक साधन है, दूसरी चीज सोर्स ऑफ लिविंग। तीसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे देश में अन्न प्रोवाइड करने का एक साधन है, फूड ग्रेन्स यहीं से आएगा, तीसरी चीज। एग्रीकल्चर सेक्टर कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, चौथी चीज। ये समझा देता हूं कैसे करता है। अब इंडस्ट्री वाला कह रहा है मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, मुझे रॉ मटेरियल चाहिए सामान बनाने के लिए, तुम्हारे पास है रॉ मटेरियल? तो एग्रीकल्चर सेक्टर वाला कहता है हां मेरे पास है रॉ मटेरियल, मैं दूंगा तुम्हें। तो उसकी ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ के लिए मुझे रॉ मटेरियल उसे देने पड़ेंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी। और भाई क्रॉप्स बना बना के सारी यही इंडिया में तो नहीं खा जाओगे, बाहर भी तो बेच के पैसे कमाने हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है ट्रेड में भी, व्यापार में भी। तो देखो 5 पॉइंट, आराम से मन की तसल्ली कर लेना, मन की तसल्ली होके फिर थम्स अप भेजो कि रोल समझ आ गया। ओके, क्लियर 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 क्लियर, ठीक है। तो सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल इसमें कुछ रटना ही नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूं कितना मजेदार है, बिना रटे याद हो गया। तो ये तो था रोल। अब कैरेक्टरिस्टिक, जैसे आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि भाई आपके हेयर स्टाइल ऐसा है, आपका कद काठी लंबी चौड़ी है, बिल्कुल हीरो लग रहे हो, तो हर किसी का एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो ऐसे ही हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक है। डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, हम बारिश पर भरोसा करते हैं। हम किस पर भरोसा करते हैं? बारिश पर, रेनफॉल पर। दूसरा,
सेमी कमर्शियलाइज्ड फार्मिंग, यानी कि हमारी सबसिस्टेंस फार्मिंग भी होती है और हमारे यहां कमर्शियल फार्मिंग भी होती है, तो इसको बोल देते हैं सेमी कमर्शियलाइज्ड फार्मिंग, मतलब थोड़ा सा वो थोड़ा सा ये। और मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्रॉप्स, हमारे यहां एग्रीकल्चर सेक्टर में तरह तरह की क्रॉप्स होती हैं, बहुत सारी वैरायटी की क्रॉप्स होती हैं, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। और प्रीडोमिनेंस ऑफ स्मॉल फार्मर्स, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे छोटे छोटे फार्मर्स हैं जिनके पास छोटा छोटा लैंड होल्डिंग्स है। उसके बाद लार्ज इनइक्वालिटीज, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है, यानी हो सकता है कि लैंड जो है किसी के पास बहुत ज्यादा हो और कई बहुत सारे छोटे लोगों के पास कम 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 हो, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज हैं। और हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जहां 4 लोगों की जरूरत है वहां पर 10 लोग काम कर रहे हैं। चलो तो अब फीचर्स का थम्स अप भेजो। वेरी गुड, क्लियर। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर। तो ऐसा दिखता है हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर, मतलब ये उसका रूप रंग है, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक है हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर के, ठीक है ना? ओके। सर लार्ज इनइक्वालिटीज को प्रॉब्लम में लिख सकते हैं? एक बच्ची पूछ रही है कि सर लार्ज इनइक्वालिटीज को क्या हम प्रॉब्लम में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हो, लेकिन हमें क्यों पंगे लेने? अभी पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं। इसके अंदर ही ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है, तो बस 7 मैं पढ़ाऊंगा, 6 आपको याद रहेंगे, एग्जाम में कम से कम 5 तो लिख ही दोगे, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो क्यों ना हम यही याद करके लिख लें, क्यों हम इधर से कॉपी पेस्ट करें? चलो ठीक है जी। तो अब प्रॉब्लम्स क्या है, समस्याएं, वाकई में अब हमें समस्या देखनी है। तो समस्या क्या है? लैंड टेन्योर सिस्टम। लैंड टेन्योर सिस्टम हमने पिछले चैप्टर 1 में भी देखा सुना पढ़ा था, यानी कि यहां पर लैंडलॉर्ड्स होते हैं, किराया वसूल करते हैं कल्टीवेटर से। दूसरी समस्या ये कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, यानी कि जितने क्रॉप्स बनने चाहिए उतने बन नहीं पाते। तीसरी समस्या सब डिवीजन ऑफ लैंड, भाई छोटे 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 टुकड़े जो हैं जमीन के, वो छोटे 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 फार्मर्स के पास है। ऐसा नहीं है कि एक अच्छा सा बड़ा सा लैंड हो ताकि वहां पर प्रॉपर खेती बाड़ी करी जा सके, छोटे छोटे लैंड्स हैं, तब उसमें क्या होता है, दिक्कत हो जाती है, सब डिवीजन ऑफ लैंड, ये समस्या है। चौथी समस्या, हम मॉडर्न टेक्निक्स नहीं जानते, हम वही घिसे पिटे कन्वेंशनल मेथड यूज कर रहे हैं, मतलब वही पुराने जमाने के, बैल बांध दिया, बैल हल चला रहा है। लैक ऑफ फाइनेंस, पैसे की तो कमी है ही, इसका तो कुछ कहना ही नहीं। एग्रीकल्चरल सेक्टर में कोई बैंक ढंग से लोन देने को राजी नहीं किसान को, या बीज खरीदने के ढंग से कहीं से पैसे नहीं मिलते, मतलब ओवरऑल इस सेक्टर में पैसे की बहुत कमी है। नो मार्केटिंग, आपने टीवी में हर चीज का ऐड देखा होगा, लेकिन बेचारे किसान को अपना सामान बेचने के लिए एक फूटी कोई मार्केटिंग एजेंसी नहीं मिल पाती, तो बेचारों उनकी फूड क्रॉप्स को बेचने के लिए भी कोई मार्केटिंग पॉलिसी नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं हो पाती। और ये तो बता ही दिया, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक समस्या है हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में। तो एक बार आप देखो इन 7 पॉइंटों को और फिर मुझे भेजो थम्स अप कि हां इसकी बात समझ आई। ओके, क्लियर, ठीक है ना? तो ये प्रॉब्लम है, ये बीते 40 सालों में 1950 से लेकर 1990 में ये हमारी ही प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे देश की प्रॉब्लम है, तो इन्हें रटने की जरूरत नहीं है, अपने देश की समस्याएं हैं तो हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल क्लियर, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, देख लिया मैंने। अब सर
इन समस्याओं का हमने क्या करा, कोई समाधान भी है, कुछ पॉलिसीज हमने अपनाई। हां, तो पॉलिसीज अपनाई हैं कुछ, उन पर चर्चा कर लेते हैं फटाफट से। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पहले अपनाए, टेक्निकल रिफॉर्म्स और कुछ अलग बातें। अब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में हमने क्या करा, सबसे पहले हमने जमींदारी सिस्टम को खत्म करने का सोचा, यानी एबॉलिशन ऑफ जमींदार्स, है ना, ताकि ये जो इतने सालों से बेचारे छोटे छोटे किसान प्रताड़ित किए जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं जमींदार के द्वारा, वो बंद हो जाए। दूसरा, लैंड सीलिंग का मतलब होता है लिमिट्स लगाना, ताकि एक ही व्यक्ति ऐसा ना हो कि इतनी सारी जमीन खरीद ले। तो उस पे सरकार ने क्या कर दिया, सीलिंग लगा दी कि एक आदमी इतनी ही लैंड खरीद सकता है या उसका मालिक बन सकता है, उससे ज्यादा का नहीं बन सकता। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, जो हमने समस्या पड़ी थी ना सब डिवीजन वाली, कि छोटे छोटे फार्मर्स के पास छोटी छोटी लैंड है, तो उनको क्या करा गवर्नमेंट ने, सोचा इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं, तो इनकी लैंड को क्या कर लेते हैं, कंसोलिडेट कर लेते हैं, ताकि सबको मिलाकर एक बड़ी जमीन बन जाए। तो ये हो गए अपने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। अच्छा, फिर आई थी 1966 में हरे रंग की क्रांति, वो तो सब आपको पता ही है, उसके बारे में तो आपको कुछ सिखाना, मतलब कि सूरज के सामने मैं दीपक की रोशनी लेके पहुंच जाऊं, वो वाली बात हो जाएगी। तो फिर तो आपको पता ही है कि सबसे भयंकर 1966 में आ गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो उसने तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में पूरी क्रांति ही मचा दी थी। HYV सीड्स और मॉडर्न टेक्निक्स और इरिगेशन फैसिलिटीज की या फर्टिलाइजर्स की एक से एक नई नई चीजें हमने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। और इसके अलावा भी सरकार ने कुछ पॉलिसियां अपनाई, जैसे क्रेडिट फैसिलिटी, कोशिश करती है गवर्नमेंट, जैसे नबार्ड है ना, कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो किसान हैं उनको मदद की जाए, उनको आसानी से लोन मिल जाए, उनको फाइनेंस की प्रॉब्लम ना हो। स्टोरेज फैसिलिटी, उनको अच्छा स्टोरेज फैसिलिटी दी जाए ताकि उनकी फसल ज्यादा बारिश आने में खराब ना हो जाए, तो उनको अच्छा वेयर हाउसेस देना शुरू करा सरकार ने, मार्केटिंग फैसिलिटीज देना शुरू करा, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना शुरू करा, ताकि किसान जो है उसको अपनी फसल का कम से कम मिनिमम कुछ तो अमाउंट मिले ही मिले सरकार से। तो इस तरह से बहुत सारे रिफॉर्म्स एग्रीकल्चरल सेक्टर में गवर्नमेंट लेकर आई, ताकि ये समस्याएं कहीं ना कहीं दूर हो जाएं। तो मन की तसल्ली करके पॉलिसीज का थम्स अप भेजो। ओके, वेरी गुड, ठीक है, चलो क्लियर, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल सेक्टर का मस्त सा फर्रा तैयार, जिसमें सब बातें आपकी कवर हो जाती हैं। फिर आता है जी नंबर 2, इंडस्ट्रियल सेक्टर या इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के बारे में 4 बातें हमें चर्चा करनी है इंडस्ट्री के बारे में। सबसे पहला वही कि आखिर इस सेक्टर का रोल क्या है, भाई इसका रोल क्या है इस किरदार का। उसके बाद उसी का एक सब डिवीजन बना दिया, लेकिन है अलग पॉइंट कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में किसका क्या रोल है, क्योंकि इंडस्ट्री 2 तरह में डिवाइडेड है, एक पब्लिक एक प्राइवेट, तो इन दोनों का अलग अलग क्या रोल है वो हो गया। बाकी 2 बातें तो मैं आपसे अलग से करूंगा, IPR और SSI, वो देखेंगे। चलो, तो पहले मैं रोल की बात कर लेता हूं, इन दोनों के इकट्ठे ही रोल की बात कर लूंगा, बहुत ही सिंपल है। तो अब इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसका रोल ये था कि पूरा भारत देश जो है लगभग लगा लो 75% एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही लगा हुआ था। तो अब इन्हें बुलाया गया कि आओ, तुम आओ, और तुम्हारा रोल ये है कि जरा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को बैलेंस करो। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को बैलेंस करना मतलब ऑक्यूपेशन मतलब काम करना, स्ट्रक्चर मतलब काम करने वाले लोगों का एक स्ट्रक्चर। अब मान लो 100 के 100 लोग उधर लगे हुए हैं, वहां खड़े हैं, उसके पास वो एग्रीकल्चर है, वहां चले गए, उस पे कौन सा शहद लगा हुआ है कि सब मक्खी की तरह वहां भाग गए। तो अब इंडस्ट्री को बुलाया, बोला आओ थोड़ा बैलेंस बनाओ ताकि सारे लोग वहां ना भागें, कुछ तुम्हारे पास भी आ जाएं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का रोल था
कि ऑक्यूपेशनल सेक्टर को थोड़ा बैलेंस करा जाए, यानी एग्रीकल्चर में ही सारे लोग ना चले जाएं, कुछ इंडस्ट्री में भी आ जाएं, ताकि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बैलेंस रहे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, इसको इग्नोर कर दो। उसके बाद है सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। अब सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी क्या है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था कि हमारी इकोनॉमी जो है वो सेल्फ रिलायंट हो जाए, जो हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग का मेन एक गोल भी था कि हम अपने आप अपने ऊपर ही निर्भर रहें, हमें कोई भी बाहर से सामान ना खरीदना पड़े। तो हमने अपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर को बोला कि भाई देखो, तुम्हारा रोल ये है कि तुम सारे गुड्स इंडिया में बनाओ और हम सेल्फ रिलायंट बने और हमें बाहर से कोई भी ज्यादा सामान खरीदने की आवश्यकता ना पड़े। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक रोल था कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, जो इतनी बेरोजगारी है भारत देश में वो थोड़ा कम हो जाए, और इंडस्ट्रियां जब ज्यादा आएंगी तो लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। और डेफिनेट सी बात है, इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक रोल था इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि जो जीडीपी बनेगा, जो डब्बे बनेंगे, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही बनेंगे। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक रोल ये हो गया कि इकोनॉमी ग्रो करनी चाहिए। ठीक है जी। तो अब आप चारों पॉइंट्स को देखो और फिर मन की तसल्ली करके भेजो थम्स अप। ओके, ठीक है। एग्जाम में बैलेंस्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जरूर लिखना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अब रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट में कुछ नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट बना दिया। इसमें सिंपल मैं एक वर्ड लिखूंगा यहां बीच में, काम हो जाएगा कि सीधी सीधी ये समझ लो कि डोमिनेंस थी किसकी, पब्लिक सेक्टर की, बस। यानी कि अगर मैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के रोल की बात करूं तो ये समझ लो एक बड़ी सी मूवी में पब्लिक सेक्टर ये है मेन हीरो या इसका मेन किरदार है, और ये तो 5 सेकंड का प्राइवेट सेक्टर एक छोटा सा रोल करने आया है, बस। तो सारा का सारा डोमिनेंस जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में था वो किसका था, पब्लिक सेक्टर का था। अब मैं आपसे पूछूंगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आईपीआर, अब वो तो देख के बता दोगे कि कब आया था, 1956 में। अब इसका पहला जो फीचर था वो ये था कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, 3 कैटेगरीज बना दी थी, ए बी सी। अब आप बताओगे ए में कितनी इंडस्ट्रियां थी? हाँ, वेरी गुड, क्या बात है, सब रट के बैठे हैं बच्चे, सब रट्टू तोते। 17, वेरी गुड। फिर बताओ बी में कितनी इंडस्ट्रीज थी? हाँ, सब रट्टू तोते, 12, वेरी गुड। चलो, अच्छी बात है, ये तो रट लिया, सही। और बाकी सी में जो बच गई अदर्स, बिल्कुल सही। तो पहला पॉइंट हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियां। दूसरा था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ये अच्छा पॉइंट है, इसमें अकेले ही 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब ये कि अगर हमें कोई नया इंडस्ट्रियल सेटअप करना हो या एग्जिस्टिंग वाले को ही एक्सपैंड करना हो, तो अब सरकार ने बोल दिया था कि भाई आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट बेसिकली ये चाह रही थी इसके पीछे कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियां हैं उनकी ग्रोथ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए, थोड़े नियम लगा दिए जाएं। तो ये था सरकार का पॉइंट, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। हां, बाकी सरकार ने कहा था कि अगर किसी पिछड़े इलाके में, अगर किसी बैकवर्ड एरिया में आप अपनी इंडस्ट्री लगाओगे तो हम आपको छूट देंगे, हम आपको कंसेशन दे देंगे। तो ये था तीसरा पॉइंट आईपीआर का, इंडस्ट्रियल कंसेशंस। ठीक है ना। और एसएसआई की बात कर लेते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसका कॉन्सेप्ट 1950 के आसपास आया था, जिसमें आज 5 करोड़ की मैक्सिमम लिमिट है, मतलब उनसे कम वाली इन्वेस्टमेंट कंपनियों को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियां बोल देते हैं। और ये हमारा सिंपल सा इसमें पॉइंट है कि ये लेबर इंटेंसिव होती हैं, यानी कि इन इंडस्ट्री में ज्यादा मजदूरों का काम होता है, मैन काम करते हैं, मशीन काम नहीं करती। और सबसे बढ़िया 2 पॉइंट्स ये हैं एसएसआई के
क्योंकि ये जनरली रिमोट एरियाज में होती हैं तो ये इक्विटी प्रमोट करती हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं हमारे इक्विटी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करती हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि ग्रोथ सबका होना चाहिए बराबर। तो ये रूरल एरियाज में होती हैं ज्यादातर, तो ये इक्विटी प्रमोट करती हैं। और क्योंकि ये रूरल एरियाज में होती हैं तो ये बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ भी प्रमोट करती हैं, क्योंकि जो एरियाज ऑलरेडी डेवलप हो गए वहां पे तो ये लगती नहीं है, जो भी पिछड़े एरिया हैं वहां पर इन्हें लगाया जाता है ताकि उस एरिया का भी उद्धार हो जाए। तो ये एसएसआई इक्विटी प्रमोट करती हैं, बहुत ही बढ़िया पॉइंट, और बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ प्रमोट करती हैं, ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट। तो अब आईपीआर और एसएसआई दोनों देखकर फिर मुझे भेजो थम्स अप की ये पॉइंट क्लियर। यस, ओके, क्लियर, ठीक है जी। यस, बिल्कुल सही। एक बच्चे ने भेजा सम प्रोडक्ट्स आर रिजर्व, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। और बहुत से प्रोडक्ट्स तो सिर्फ एसएसआई के लिए ही रिजर्व कर दिए थे कि ये प्रोडक्ट्स तो सिर्फ ये बनाएंगी ताकि इनको प्रोटेक्ट करा जा सके। तो सरकार चाहती थी कि हम एसएसआई को प्रोटेक्ट करें, बचा के रखें, तो इसीलिए सरकार ने रिजर्वेशन भी कर दिया ताकि कुछ प्रोडक्ट सिर्फ एसएसआई ही बनाए। उसके बाद है तीसरा और आखिरी, इसका नाम है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड, तो फॉरेन ट्रेड में कुछ भी नहीं है, सबसे सिंपल, सबसे छोटा, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। इनवर्ड मतलब अंदर, लुकिंग मतलब देखो, ट्रेड मतलब व्यापार, स्ट्रेटेजी मतलब स्ट्रेटेजी। तो हमें सिर्फ अपने अंदर देखना है, अपने भारत देश में देखना है, हमें बाहर नहीं देखना वहां पे क्या मिल रहा है, 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 उनसे हमें कुछ नहीं खरीदना। हमें अंदर देखना है, अपने भारत देश के अंदर जो मिल रहा है वो लेंगे। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। तो बस इसमें 3 पॉइंट्स लिखने हैं एग्जाम में, और इसमें 3 ही पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। एक है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो गुड्स हम बाहर से मंगवा रहे हैं विदेशों से, तो वो वहां से ना मंगवाकर उनके सब्स्टिट्यूट गुड्स हम इंडिया में ही बना लेंगे और उन्हें ले लेंगे, तो इसे बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। दूसरा इंपोजिशन ऑफ टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, सरकार टैक्स लगाती है। तो सरकार ने कहा कि अगर आप बाहर से गुड्स मंगवाओगे, इंपोर्ट करोगे, तो हम आपसे ज्यादा टैक्स लेंगे। तो सरकार ने टैक्स ज्यादा लगाना शुरू कर दिया अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं इंपोजिशन ऑफ टैरिफ। फिर फिक्सेशन ऑफ कोटाज। कोटाज मतलब लिमिट। सरकार ने लिमिट्स भी लगा दी कि अगर आप बाहर से कुछ प्रोडक्ट मंगवा रहे हो तो एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा नहीं मंगवाओगे। मैं उदाहरण ले लूं, ये सत्य नहीं है, कि मान लो मैंने टी शर्ट मंगवानी है बाहर से और मैं 100 टी शर्ट मंगवा रहा हूं, तो गवर्नमेंट रोक देगी, कहेगी नहीं, आप सिर्फ 5 ही मंगवा सकते हो। तो इसको बोलते हैं फिक्सेशन ऑफ कोटाज। बस ये 3 पॉइंट ही लिखने हैं मेन। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोजिशन ऑफ टैरिफ, टैक्स लगा दिया, और कोटा लिमिट्स लगा दी। हां, इन तीनों के पीछे पीछे ये छोटा पॉइंट चिपका देते हैं फ्री फंड का, एक्सपोर्ट प्रमोशन। और साथ ही साथ, मतलब ये तो हम कर ही रहे हैं, बाहर से आने वाले सामान को तो रोक ही रहे हैं, और अपने सामान को बाहर बेचने के लिए भी प्रमोशन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो मतलब इमरजेंसी हो तो 4 पॉइंट लिख देना, अगर 3 नंबर का आएगा तो ये 3 लिख देना, 4 नंबर का आएगा तो इसको भी चिपका देना, 6 का आएगा नहीं। ठीक है जी। तो अब ये देख के थम्स अप भेजो कि हां क्लियर। ओके, ठीक है। तो ये वैसे भी छोटा है, तो इसमें पूछेगा तो 3 नंबर का पूछ लेगा। और इसके बाद है लास्ट, बस फिर खत्म कहानी चैप्टर की। लास्ट पॉइंट है फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड टिल 1991। यानी जो बातें हमने पूरी की पूरी पढ़ी, पूरा चैप्टर, उस पूरे चैप्टर की पूरी बातों को ब्रीफ में सम अप कर दिया
कि आखिर 1991 तक जो हमने पॉलिसियां अपनाई उसके फीचर क्या थे। तो देखो ये हमने पढ़ ही लिया है, इसमें तो आप मुझे पता है पढ़ते ही आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल बात सही है। पहला, पब्लिक सेक्टर का पूरा डोमिनेंस था। दूसरा, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग लगाकर हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी उनके ग्रोथ या एक्सपेंशन पर। तीसरा, हम अपने एसएसआई को प्रोटेक्ट भी कर रहे थे, जो हमने पढ़ा था रिजर्वेशन करके। चौथा, हमने कुछ हेवी इंडस्ट्रीज जो हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पर डेवलप करने का सोचा। तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक एडिशनल पॉइंट है कि सरकार ने प्रायोरिटी बेसिस पर कुछ हेवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का स्टेप उठाया था। पांचवा, हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी अपनाई, जो अभी पढ़ा। हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए एक एक्ट बनाया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा। तो हम ज्यादा फॉरेनर्स का पैसा भारत में आने नहीं देते थे, उसको बोलते हैं एफडीआई, कि विदेशी लोग अपना पैसा भारत में ला रहे हैं, उसको भी हम रोकते थे। और हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रियों को प्रोटेक्ट करते थे, यानी कि हमारा उद्देश्य था कि जो भारत की कंपनियां हैं, इंडस्ट्रियां हैं, वो सुरक्षित रहें, उन्हें प्रोटेक्शन दी जाए, उन्हें कंपटीशन ना झेलना पड़े। तो मतलब कुल मिलाकर ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं सारी की सारे बातों के। तो इसे देखकर अपने मन की तसल्ली करके थम्स अप भेजते रहो।